अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो यार, मैच द कॉलम के ऊपर 4 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से 15 वाला क्वेश्चन ठीक ठाक लेंथी था, ठीक है। पर 16, 17, 18 बहुत ही ज्यादा छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल जल्दी जल्दी बनेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या लिखा है भाई। प्लेनेट ऑफ मास m has 2 natural satellites with mass s m1 and m2. The radii of their circular orbits are r1 r2. Ignore the gravitational between the satellites. इन दोनों के बीच का म्यूचुअल अट्रैक्शन को इग्नोर करना है, करते हैं अपन लोग हमेशा। v1 l1 k1 t1 ये सब क्या है? ऑर्बिटल स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, सारे के सारे स्टैंडर्ड नोटेशंस है ना। और v2 किसके लिए? सैटेलाइट नंबर 2 के लिए, अच्छी बात। m1 बाय m2 का रेशियो दे रखा है 2, r1 r2 का रेशियो दे रखा है 1/4। तो बताना है इन सब चीजों को। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ लिए, अब फिर से किस पे मेहनत करनी है ये सोचना है अपने को। 4 ऑप्शन है, इसमें से अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो मैं केवल एस ऑप्शन के बारे में जानता हूं, क्योंकि टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है। मास के ऊपर भाई v1 क्या होता है? वेलोसिटी क्या केवल मास पे डिपेंड करती है क्या? m1 m2 के रेशियो पे डिपेंड करती है क्या? नहीं, वो तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। तो v1 v2 r1 r2 पे भी डिपेंड करता है, और मास के रेशियो पे तो खैर नहीं करता डिपेंड, सॉरी। पर ठीक है, v1 v2 को अभी फिलहाल छोड़ो। अगर मैं एस की बात करूं तो हम सबको पता है भाई, जैसे ऑर्बिटल स्पीड का एक फॉर्मूला भी होता है, अगर वो याद है तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से वो अंडर रूट g m/r ऐसा कुछ होता है, बट मेरे को याद नहीं। तो अगर याद हो तो पी ऑप्शन को भी देख सकते हो, अच्छी बात है। नहीं याद है तो मेरे को इतना तो याद है केपलर के तीसरे नियम से कि t1 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r1 का क्यूब होता है। तो सबसे पहले मैं एस की एनालिसिस करूंगा, तो क्या आएगा? t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 क्यूब बाय r2 क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा? r1 बाय r2 का क्यूब। तो ये आ गया t1 बाय t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 बाय r2 की वैल्यू क्या है? ऊपर दे रखा है 1/4 है यहाँ पर, ठीक है। तो 1/4 का पावर 3 आ गया। अब इसका दोनों साइड अंडर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा? t1 बाय t2 इज इक्वल टू 1/4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। तो 1/2 का पावर 3 तो है पहले से बचा हुआ है, 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, ठीक। तो t1 बाय t2 का रेशियो आ गया 1/8, यानी कि s कहाँ से कहाँ के साथ जा रहा है? 1 के साथ जा रहा है। कहाँ दिख रहा है भाई? यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ठीक। बचा बी और डी। अब बी और डी को ध्यान से देखो, ये 4 तो कॉमन ही है ना यार, आर के साथ 4 दोनों में है, तो मैं क्यों देखूं उसको? पंगा केवल किसमें है? 3 और 2 में। बी और डी ऑप्शन में 3 और 2 को एक्सचेंज किया हुआ है ये। तो केवल मैं अब 3 और 2 में से किसी एक को देखना है, सबको नहीं देखना है, किसी एक को, ठीक है। तो मैं पी को देख लेता हूं, चलो। किसी को फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, पर मेरे को याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा v1 बाय v2 इज इक्वल टू 2 पाई r1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, सिंपल पेरीमीटर बाय टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाय 2 पाई r2 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। क्योंकि टाइम पीरियड में निकाल चुका हूँ टाइम पीरियड का रेशियो, 2 पाई कट गया, ये आ जाएगा r1 बाय r2 और t2 बाय t1। r1 बाय r2 की वैल्यू 1/4 दे रखी है, t2 बाय t1 है, हम क्या निकाले हैं? t1 बाय t2 इज इक्वल टू 1/8, तो यहाँ पर क्या आएगा? 8। 8/4 की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो जो अपना पी ऑप्शन है वो 3 के साथ जा रहा है, इसका मतलब बी और डी में से ये रिजेक्ट हो गया और डी एक्सेप्ट हो गया, सिंपल। समझ रहे हो? मतलब क्यू और आर को देखे बिना भी काम चल जा रहा है अपना, क्योंकि यार सबको नहीं कैलकुलेट कर सकते, उतना टाइम ही नहीं होता है पेपर में। और मैं पहले एस को और पी को सेलेक्ट किया हूँ, किसी और कोई और स्टार्ट करता है तो वो किसी और से भी स्टार्ट कर सकता है। जनरली मैथ दो कॉलम में क्या होता है कि कभी कभार तो एक से ही आंसर आ जाता है, सच बता रहा हूँ, कभी कभार सिंगल ऑप्शन को देखने से आंसर आ जाता है, और कभी कभार मैक्स टू मैक्स 2 ऑप्शन को देखने से आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, पिछले क्वेश्चन में भी याद करो 2 से आ गया था आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन